ह्यूमन बींग के लिए, मतलब हम सभी ह्यूमन बींग हैं, तो हमारे क्या राइट्स हैं उसको जानना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि हमारे राइट्स को बताया गया है, इसमें ये बताया गया कि हमारे राइट्स के सिक्योरिटी के लिए, हमारे राइट्स को इंश्योर करने के लिए क्या कमीशन बना है, क्या प्रावधान है, अगर कोई वॉयलेशन होता है तो क्या क्या होगा, कौन क्या कर सकता है, ये सब देखेंगे इस एक्ट में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग पूरे ह्यूमन राइट्स ही पढ़ने लगे। ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है ना। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट कब बना था ये? 1993। ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? लेकिन ये जब मना रहे थे ना, ये ह्यूमन राइट्स के लिए 1948 में मेरे ख्याल से हो गया था, बट ये प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था? 1993 में बना था। तो अपने को दो चीजें देखनी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इन्हीं दोनों का अपने को देखना है कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है ना, और कितने मेंबर होते हैं, कौन हेड होता है, मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, मेंबर को अगर उनका रिमूवल कैसे होगा, उनको क्या पावर मिले रहते हैं, इनका काम कैसे करेंगे, अगर ये लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो क्या करेंगे, तो ये सारी चीजें देखेंगे। इसका और इसका मैक्सिमम चीजें सेम है, तो आप लोग दोनों को पैरेलल पढ़ोगे तो ज्यादा याद रहेगा। ह्यूमन राइट तो क्या है? ह्यूमन राइट क्या है बताओ? ऐसे राइट्स जो हर ह्यूमन बीइंग को मिले, है ना, उसके लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, है ना, और डिग्निटी, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो बने हुए कुछ प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस भी उसमें लागू हो, उसका भी हनन न हो, है ना, तो ये सारे ही आपके ह्यूमन राइट्स में आ जाएंगे। ऐसे राइट्स जो एज अ ह्यूमन बीइंग हर किसी को मिलता है। ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग भाई पानी पीने का राइट हर किसी को है। ठीक है, रहने का, खाने का, सब ये चीजें, बेसिक चीजें होना ही चाहिए। ठीक, और इसमें क्या क्या आ सकता है? लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सारी चीजें आएंगी। और कैसा जीवन, भाई मतलब जिंदगी मिला है तो बस जी रहे हैं ऐसा नहीं, एक अच्छा जिसमें बेसिक चीजें हो, एक डिग्निटी फुल, है ना, डिग्निटी होनी ही चाहिए। नहीं तो जीता तो हर कोई है, ऐसा थोड़े कि किसी को हम लोग जीने का। इसीलिए ये सारी चीजों को अगर कोई किसी भी, अपन किसी को वो करते हैं, अरेस्ट भी करते हैं ना, तो भी उसको ये ह्यूमन राइट्स उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। जो उसको मेन चीजें मिली हैं उसको हम लोगों को उसको इंश्योर करना ही है। ये जो ह्यूमन राइट्स एनएचआरसी है ना, एनएचआरसी का उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा? ठीक है, तो एनएच इसमें कितना, एक हेड होंगे, इसमें जो हेड होते हैं, है ना, ये हेड कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं ओ, है ना, दोनों हो सकता है ना। और फिर मेंबर, अब इसमें मेंबर कौन कौन होंगे वो देखना है। सुप्रीम कोर्ट के जो और बाकी जस्टिस होंगे वो होंगे। ठीक है, अब हाई कोर्ट की जब बात करोगे तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दो ऐसे मेंबर होंगे जिनके पास में इसका एक्सपीरियंस हो, जो ह्यूमन राइट्स के मामले में जिनको एक्सपीरियंस रहा हो, जो इन पे वर्क किए हुए हों, वैसे होने चाहिए। इसमें तीन और मेंबर होते हैं, तो एक होता है माइनॉरिटी वाला जो कमीशन होता है उसका हेड। ठीक है, नेशनल बोलो उसमें जो माइनॉरिटी के लिए होगा, है ना, अल्पसंख्यक आयोग बोल सकते हो, और एसटी एससी वाले, और महिला आयोग होता है वुमेन के लिए, नेशनल कमीशन फॉर तो वुमेन।
तो इनके लिए जो नेशनल कमीशन होंगे ना, इनके हेड भी इसमें मेंबर होंगे। अब अपॉइंटमेंट कैसे होगा? अपॉइंटमेंट के लिए भी ना एक कमेटी होती है, ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी होती है। तो उस कमेटी में भी एक हेड रहेंगे और बाकी कुछ मेंबर रहेंगे। तो इनका अपॉइंटमेंट करते तो प्रेसिडेंट है ना, करेंगे कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन ये क्या करेंगे, इनको सिफारिश करने के लिए एक कमेटी बनेगी जो देखेंगे कि हाँ इसको बना सकते नहीं बना सकते, लिस्ट वगैरह तैयार करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, डायरेक्ट प्रेसिडेंट तो सारी चीजें नहीं करेंगे, है ना। तो हमारे जैसे हमारा सिलेक्शन भी होता है, तो हमारे लिए एक प्रोसेस होता है, कौन करेगा क्या करेगा सब चीज, बाद में फाइनलाइज साइन किसका होगा, ऑथेंटिसिटी इनसे मिलेगी। तो इसमें जो हेड होंगे वो होंगे प्राइम मिनिस्टर। और मेंबर कौन कौन होंगे? तो मेंबर कौन कौन हो सकते हैं? हम्म, हाँ, स्पीकर बोल सकते हो, ठीक है। और इसमें अपोजिशन की हेड, है ना, हाँ, अपोजिशन, ठीक है। स्टेट ऑफ काउंसिल, उसके लीडर, जो राज्यसभा के उसके एक तो उपसभापति होंगे, है ना, चेयरपर्सन होंगे, तो डिप्टी चेयरपर्सन, ठीक है। एक तो उसमें अपोजिशन वाले और एक डिप्टी चेयरपर्सन। तो ये सब क्या रहेंगे, इसके जो सिलेक्शन कमेटी बनेगी ना, उसमें वो लोग मेंबर रहेंगे और हेड कौन रहेंगे? पीएम रहेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज और देखना, जैसे ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एनएचआरसी की। तो इसके मेंबर में एक रहेंगे जो होम मिनिस्ट्री रहता है ना, उसके मिनिस्टर ऑफ चार्ज, मिनिस्टर, है ना, मिनिस्टर इन, या तो इज आर हैज बीन, मतलब रह चुके हैं या अभी हैं, एक्स या प्रेजेंट जो भी बात करते हैं, लेकिन इसमें हैज बीन, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोग रह चुके होंगे ना, अब उनमें से किसको बनाओगे? अब जैसे पीएम की बात करोगे, इसमें जो कमेटी बना, तो पीएम तो एक ही होते हैं, जो आपके लोकसभा स्पीकर वो भी एक ही होते हैं, राज्यसभा के जो उपसभापति रहेंगे वो सब भी एक ही रहेंगे ना। तो इसमें वो कोई और सिलेक्शन या कुछ और ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, इसमें ये लोग फिक्स हैं। तो अपने को इनमें से, इनके पास तो, अब जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट जस्टिस करूंगी तो मेरे पास एक लिस्ट होगा, उस लिस्ट में से किसको फाइनलाइज करेंगे, ये सब देखने के लिए ये बना है, ठीक। कितने साल के लिए होगा? या तो इनकी एज, जब तक अपॉइंटमेंट किसका होगा? इधर वालों का होगा ना, ये तो कमिटी है, ठीक है, अपॉइंटमेंट इधर वालों का हो रहा है, तो ये लोग 70 ईयर्स होने तक, या फिर एक बार में 5 ईयर्स तक के लिए इनका अपॉइंटमेंट होगा। हालांकि वो रिपीटेशन सकता है, 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद फिर से वो अपने आप को री इलेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन इसमें एज लिमिट क्या होगा? 70 ईयर्स या अप टू 5 ईयर्स, ठीक है। अब रिमूवल कैसे होगा? रिमूवल, तो इसमें जो नियुक्ति करता है, जो अपॉइंट करता है, उसी को रिमूवल का राइट होता है। तो किन्होंने अपॉइंट किया है? प्रेसिडेंट ने, ठीक है। तो रिमूवल भी किसको देके करेंगे लोग? प्रेसिडेंट को। तो या तो कोई खुद से अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दे कि हाँ मुझे नहीं काम करना है, तो किसको देंगे? मेंबर हो या हेड हो, वो प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। और प्रेसिडेंट कब कब हटा सकता है? या तो किसी का मिसबिहेवियर या मिसकंडक्ट के लिए, ठीक है, मिसबिहेवियर कोई करता है तो उसको, और जैसे कोई अनसाउंड माइंड हो जाता है, अनसाउंड माइंड, फिजिकली या मेंटली कुछ इनकेपेसिटी आ जाए, ठीक है, उसके लिए ऑटो पैड एम्प्लॉयमेंट ले लेता है। तो क्योंकि आप एक जगह इसमें हो तो आपको दूसरे जगह पैसे का लाभ का काम नहीं कर सकते, ठीक है। पैड एम्प्लॉयमेंट ले लेता है, या फिर उसको जजमेंट दे दिया जाता है कि ये इंसॉल्वेंट है तब। या फिर इसमें एक और पॉइंट है, मोरल टर्पिट्यूड, मतलब जो अपना मोरालिटी होता है ना, उसके अपोज में कुछ ऐसा काम करने का उसमें उसका कन्विक्शन हो जाए, ठीक है, और उसको इम्प्रिजनमेंट की सजा हो जाए, तो उस कंडीशन में भी उसको प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है? मान लो कभी ऐसा हो गया कि हेड जो बने हुए हैं, है ना, उनकी डेथ हो गई,
तो तो जो बाकी मेंबर्स रहेंगे ना, उसमें से किसी एक को उसका काम सौंपा जाएगा कि चलो उसके, जब तक वो नहीं है या जब तक किसी और को नहीं बना लिया जाता तब तक तुम उसका काम देखो बोल के। मतलब कोई एक मेंबर भी नहीं रहेगा या फिर कुछ ऐसा रहेगा तो भी ऐसा नहीं कि काम रुक जाएगा, काम चलता ही रहेगा। तो उसमें वही देखना है कि अगर कोई एक मेंबर नहीं भी है तो भी अगर इन्होंने कोई डिसीजन लिया तो ऐसा मतलब इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो नहीं है तो इनका जो भी रिपोर्ट है वो कोई भी फॉल्ट उसमें रहेगा, उसको वो भी मान्य ही रहेगा। ठीक है, जनरल सेक्रेटरी रहते हैं। ठीक है, जैसे ये सब तो मेंबर हैं, और एक कौन रहेगा इसमें, जनरल सेक्रेटरी। तो इनको है जितने भी इसमें पावर मिले वो सारे वो काम वो देखेंगे। मेन जनरल सेक्रेटरी इसमें लिखा पढ़ी का जितना काम क्या क्या हो रहा है क्या नहीं, एक तरह से पूरा हिसाब किताब वो रखेंगे। जनरल सेक्रेटरी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी का रैंक होता है ना, उस रैंक के किसी ऑफिसर को बनाएंगे। ठीक है, सेक्रेटरी रैंक के किसी ऑफिसर को जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर जैसे इन्वेस्टिगेशन है तो इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से एक, अभी हम लोग नेशनल मतलब एनएचआरसी की बात करें तो स्टेट में पुलिस का हेड कौन होते हैं, डीजीपी। तो डीजीपी रैंक के कोई एक ऑफिसर रहेंगे यहाँ पे पुलिस में, है ना, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए ना कौन से रैंक के रहेंगे, डीजीपी रैंक के, इससे छोटे रैंक के नहीं होंगे। ठीक है, इसमें हेड रहेंगे। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं उनको हेड बनाए थे, तो इसमें किसको बनाएंगे, हाई कोर्ट की। ठीक है, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं उनको बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें मेंबर, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के वो बने थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को तो अपने हेड बना दिया था, तो जो बाकी जस्टिस थे वो क्या बने थे, मेंबर बना थे एक जस्टिस को। तो इसमें हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो हेड बन गए, तो इसमें जस्टिस, ठीक है, हाई कोर्ट के ही जो जस्टिस है उनको इसमें मेंबर बना सकते हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट जज है उसको भी इसमें बना सकते हैं, पर उसमें क्या होना चाहिए, उसको 7 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज को उसका मेंबर तभी बनाएंगे जब उसमें 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, और उसमें भी जैसे 2 मेंबर थे ऐसे ही 2 मेंबर रहेंगे जिनको एक्सपीरियंस हो। ठीक है, और इसमें ये कोशिश करेंगे कि एक वुमेन हो तो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, जनरल सेक्रेटरी थे एक तरह से ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे जो मेन कार्य करने वाले थे। तो ऐसे ही इसमें भी होंगे एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये कौन से रैंक के होंगे, ये सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, वहां पे उनको क्या बोला गया था, जनरल सेक्रेटरी, और इनको क्या बोलेंगे, सेक्रेटरी। ठीक है, तो इसमें भी कमेटी बनेगा, तो इसमें कमेटी में एक हेड जो रहेंगे वो कौन रहेंगे, उसमें सीएम रहे तो इसमें पीएम। अब मेंबर, मेंबर में जो अपने विधानसभा रहते हैं उसके हेड रहेंगे। ठीक है, चलो विधानसभा ही लिख दी मैं। ठीक है, और अपोजिशन के, अपोजिशन के बनेंगे ना, और उसमें देखो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ होम अफेयर्स लिखे थे, तो इसमें भी मिनिस्टर इन चार्ज। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या बोल सकते हो, अपने होम मिनिस्टर। ठीक, तो ये लोग, इनसे कमेटी बनेगा जो इनके अपॉइंटमेंट में अपना रोल निभाएंगे। ठीक है, और इनको अपॉइंट कौन करेगा इस कमेटी की अनुशंसा के बाद, गवर्नर। तो गवर्नर ने अपॉइंट किया तो रिमूवल कौन करेगा, गवर्नर। उसमें भी 70 ईयर्स और एक टर्नओवर जो रहेगा 5 ईयर्स का था, तो इसमें भी 70 ईयर्स या फिर अप टू 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये जितने लोग बनेंगे या तो 70 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स, और इनके रिमूवल के वही कंडीशंस होंगे जो उसमें थे। ठीक है, रिमूवल के वही कंडीशंस होंगे। ठीक है, तो क्या क्या था, या तो खुद से ही अपना रिजाइन कर दे। ठीक है, दूसरा मिसबिहेव वाला था, तीसरा पैड एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हो। ठीक है, इंसॉल्वेंट, इनकैपेसिटी, और क्या क्या,
सारे पॉइंट आप लोग के दिमाग में रहना चाहिए कि कब किसी को हटाएंगे, ये कॉमन रहता है किसी भी आप कौन से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसमें भी रहता है ना, किसी को हटाने के लिए क्या क्या कंडीशन है, सेम टाइप का रहता है। ठीक है, कोई क्राइम में उसको कन्विक्शन हो जाए, ठीक है, जो मोरल उसका डेफिशिएंसी को दिखाए, तो उसमें भी हटा सकते हैं। तो अपने रिमूवल के लिए किसको देंगे, अगर रिजिग्नेशन देना है तो गवर्नर को देंगे, ठीक है। इसमें या तो किसी ने उनको एप्लीकेशन दिया है ना, कंप्लेंट किया, कंप्लेंट करेंगे, क्या कंप्लेंट करेंगे कि ये लोग ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, या फिर सो मोटो से भी खुद को भी अगर पता चले ना कि ऐसा वायलेशन हो रहा है, तो उस पे ये लोग क्या कॉन्ग्निजेंस करेंगे, जैसे मजिस्ट्रेट लेते थे, तो अगर या तो इनको कंप्लेंट मिलता है या फिर खुद से पता चलता है, तो उस टाइम पे ये लोग क्या करेंगे, अगर जो भी अपना विक्टिम है वो हो सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाए, रिट पिटिशन लगाए कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो वहां से भी जाएगा इनके पास में, अभी कहीं पे भी जाएगा तो ये वो तो आएगा इनके पास में। जब कमीशन बना हुआ है तो कोर्ट सीधा बोलेगा कि इसके लिए तो हमने बना के रखा है टीम, तो वहीं भेज देते हैं लेटर, ठीक है, करेगा। तो या तो ह्यूमन राइट का वायलेशन हो, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसकी ड्यूटी क्या है, उस ह्यूमन राइट्स का अगर कोई वायलेशन करे तो उसको रोकना, लेकिन उसने अगर अपनी ड्यूटी में उस चीज को नहीं किया, है ना, जैसे हम लोग के पास कंप्लेंट आता है कि वो कोई किसी के साथ मार रहा है या उसको खाने पीने को नहीं दे रहा है, तो मतलब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उसको हमें बताया क्या, तो हमारी ड्यूटी क्या रहेगी, हम जाके उस समस्या को सॉल्व करें। पर हमने भी नहीं किया तो या तो हमारे ऊपर या फिर जो वायलेशन कर रहा है उसके ऊपर, उसके खिलाफ में ही कंप्लेंट होगा, ठीक। तो उसमें ये लोग अपना जो भी जांच है उसके करेंगे। और कब करेंगे, मान लो कोई किसी कोर्ट में कोई पेंडेंसी है जिसमें ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड उसमें कार्रवाई चल रही है लेकिन वो पेंडिंग है, तो उसमें भी ये लोग अपना काम कर सकते हैं, उसमें भी उस चीज को भी अपने संज्ञान में लेकर उसमें जांच कर सकते हैं आगे, ठीक है। लेकिन कोई कोर्ट के काम को जब तक उस कोर्ट से बातचीत करके क्लियर ना कर ले ना, तब तक ऐसे नहीं कि कोर्ट में चला तो खुद ही अपना शुरू कर दिया सारा चीज लेके, कोर्ट से परमिशन लेके ही करेंगे, ठीक है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट में कुछ ऐसा हो रहा है ना, जैसे जेल होता है और क्या क्या होता है, सुधार गृह होता है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे रहते हैं तो उनको जेल नहीं भेजते हैं, मालूम है ना, कहाँ भेजते हैं उनको, हाँ, तो वहां पे भी बच्चे रहते हैं, या फिर ऐसे कोई सा भी जहाँ पे कस्टडी में रखते हैं लोगों को या लोगों की सेफ्टी के लिए रखते हैं, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट से उनसे परमिशन लेके वहां पे जाके वो लोग चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन हो तो नहीं रहा है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत सारे लॉ में रूल्स बने हुए हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, तो उनको देखेंगे, उनका फॉलो अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको चेक करेंगे लोग, उनको कुछ और सजेशन चाहिएगा तो उसको करेंगे। और ये लोग क्या क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे ह्यूमन राइट्स के फील्ड में और क्या अच्छा हो सकता है बोल के रिसर्च करेंगे, जो भी उनको लगेगा कि हाँ ये सजेशंस है तो वो लोग बताएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट अवेयरनेस प्रोग्राम भी यही लोग करेंगे, ठीक है। ह्यूमन राइट्स कमीशन का काम भी यही रहता है कि लोगों में जागरूकता लाएं, अवेयर करें लोगों को कि हाँ ये आपको राइट्स मिले हुए हैं, अगर इसका वायलेशन हो रहा है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक। बहुत सारे एनजीओ वर्क करते रहते हैं, ठीक है, तो एनजीओ को भी हेल्प करेंगे उनको, इसलिए तो प्रोग्राम करते हैं और एनजीओ लोगों को सम्मानित करते हैं ना कि बेस्ट एनजीओ जो इस फील्ड में काम किया, इसीलिए ताकि लोगों में प्रोत्साहन आए, एनकरेज करें उनको, ठीक है। तो क्या क्या काम करेंगे, या तो कंप्लेंट वगैरह आया तो उसको देखेंगे, ठीक है, या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट के अगर इसके है ना, ये क्या करेगा, ह्यूमन राइट वायलेशन का, है ना, ह्यूमन राइट वायलेशन का, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसको वायलेशन को रोकना चाहिए, है ना, लेकिन इसने नहीं रोका, तो उस कंडीशन में देखेंगे। कोई कोर्ट में अगर ह्यूमन राइट से रिलेटेड चल रहा है तो उस कोर्ट के परमिशन से, है ना, ऐसे नहीं कि खुद से, परमिशन से। कोई स्टेट गवर्नमेंट है तो है ना, स्टेट के अंदर में जितने भी रेसिडेंशियल वाली या फिर कस्टोडियल वाली चीजें रहती है ना, तो वहां पे देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो तो नहीं रहा है, ठीक है, ये। और
जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ है या फिर किसी एक्ट में ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया है, तो जो भी बना हुआ है तो उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका फॉलोअप लेंगे और उसमें और कुछ कर सकते हैं एक्स्ट्रा, तो ये लोग अपना वहां पे अपना सिफारिश करेंगे कि हाँ इसमें ये सुधार होना चाहिए बोल के। ठीक, रिसर्च करेंगे और अवेयरनेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो लोग करेंगे। एनजीओस को वो करेंगे। ठीक है, ठीक है। और जो उनके ऑफिसर्स रहेंगे उनको और नॉलेज देने के लिए सेमिनार वगैरह भी करना चाहिए। सेमिनार करें, न्यूज में डालें, ये सारी चीजें करके ह्यूमन राइट्स की को उसको इंश्योर करने के लिए जो जो चीजें कर सकते हैं ना वो सारी चीजें करेंगे। ठीक है, कोर्ट में जब इंक्वायरी होता है तो क्या होता है, कंप्लेंट आया तुम्हारे पास तो क्या करोगे, पढ़ेंगे, कौन कौन पार्टी है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद हर पार्टी को बुलाएंगे, उनके पॉइंट सुनेंगे, उनके स्टेटमेंट नोट करेंगे, उनसे कोई अपने को और डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए तो मांगेंगे, अपने को किसी जगह पे कुछ है टाइप लग रहा है तो वहां पे जाके सर्च करोगे। तो जो पढ़े हो वही यहाँ पे भी होगा, इंक्वायरी उसी टाइप पे ही होती है और कुछ अलग खास नहीं होता है। इंक्वायरी में वही होता है, लोगों से पूछना ही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और कुछ एविडेंस रहता है तो उसका कलेक्शन रहता है। तो सेक्शन 13 में पूरा यही है कि कैसे अपन उसमें इंक्वायरी करेंगे, उसकी क्या क्या पावर है। तो लोगों को बुलाने का पावर है इसमें। ठीक है, इसमें सर्च करने के लिए गैजेटेड ऑफिसर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, राजपत्रित अधिकारी ही जाके किसी जगह पे जाके अगर वहां से कुछ उनको डॉक्यूमेंट या मिलेगा तो ये जाएंगे। ठीक है, क्या रहेगा ये देख लेते हैं। अब ये अभी अपन पावर देख रहे थे ना, अब उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा। मान लो किसी के पास कोई कंप्लेंट आया, ठीक है, तो एनएचआरसी के पास आया तो खुद जांच करेगी, और चाहे तो बहुत सारे एजेंसीज रहती हैं। क्या क्या एजेंसी रहती है, हाँ सीबीआई ये सब, तो किसी एजेंसी को भी उसका भी हेल्प ले सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, तो ये लोग चाहें तो किसी भी एजेंसी की हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन लोग किसी एजेंसी को लेंगे तो उसको भी सेम पावर हो जाएगा कि किसी को बुलाना, उसका स्टेटमेंट लेना, उससे कोई डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट को मांगना, उसको सीज करना, किसी जगह पे कुछ है तो वो सबको खोजना। तो यही सब चीजें ही इसमें है। ठीक है, और उसके बाद में सारी चीजों को देखेंगे और उसमें अपना निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या हो रहा है। पुलिस क्या करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जितनी चीजें आती है सब चीज को देख के फिर क्या करते हैं, कोर्ट में चार्जशीट पेश करते हैं। अब अपन चार्जशीट पुटअप करने के बाद कोर्ट फिर उसमें देखती है, फिर उसमें डिसीजन लेती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ये लोग सारे तथ्यों को देखेंगे, फिर उसके बाद अपना कंक्लूजन ये लोग खुद निकालेंगे कि क्या कंक्लूजन निकल रहा है। ठीक है, एनएचआरसी के सामने तो उसका स्टेटमेंट कैसे होगा, तो स्टेटमेंट में भी हम किसी को जो भी पूछेंगे उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सारे सवालों के सही सही जवाब दे, अपने फंसने के अलावा सभी अन्य चीजों को बताने के लिए वो बाध्य होता है ना, मतलब उसको बताना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा तो फिर वही खुद कल्प्रिट हो जाएगा। ऐसे जांच करें ना तो ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन की डिग्निटी पे कोई साइड इफेक्ट हो या फिर कुछ उसको उस पर विपरीत इफेक्ट पड़ सकता है, तो हम लोग ना उसको भी सुनने का मौका देंगे। एक होता है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत बोलते हैं, इंग्लिश में मुझे याद नहीं रहा, नेचुरल जस्टिस है ना, थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस। उसका क्या अर्थ होता है, जैसे इसने कुछ गलत किया बोल के इसने मुझे कंप्लेन किया, और सिर्फ इसी के कंप्लेन के बेस पे अगर मैं अपना डिसीजन कंक्लूड कर दूं तो क्या वो सही होगा, नहीं, सामने वाले को उसका पॉइंट रखने का मौका मिलना चाहिए। वही नेचुरल जस्टिस का है कि दोनों तरफ को सुनो, दोनों को मौका दो। तो यहाँ पे भी अगर किसी पे कोई मतलब अपने इंक्वायरी कर रहे हैं, किसी के ऊपर अगर ऐसा आ रहा ब्लेम आ रहा है तो उसका भी पॉइंट यहाँ पे सुना जाएगा। ठीक है, और सेम वही है, फिर शिकायत की जांच कैसे करेंगे, तो इसमें भी वही है, लोगों को बुलाना, उनके बारे में सुनना। सब पढ़ोगे ना तो सेम टाइप ही लगेगा, कुछ अलग नहीं है। लेकिन अब इसका अगर जांच कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। तो रिपोर्ट को वो लोग किसको भेजेंगे, देखो क्यों भेजेंगे,
जो भी गवर्नमेंट होगा या जिसके अधीन वो काम कर रहे होंगे उनके पास ही भेजेंगे, है ना। इसमें जैसे आर्म्ड फोर्स के ऊपर भी रहता है कार्रवाई, है ना, आर्म्ड फोर्स के ऊपर एलिगेशन लगा तो उसमें क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से उनसे सिफारिश करके वो जांच वांच जो भी होगा, ठीक है। तो जांच करने के बाद जो भी पॉइंट मिलेंगे उस पॉइंट को अपन भेज देंगे उनको, जो भी गवर्नमेंट है उसको भेजेंगे या फिर जिस भी डिपार्टमेंट में वो है, तो वो लोग उसके ऊपर फिर क्या एक्शन लिए उसकी रिपोर्ट विद इन 1 मंथ वापस कमीशन को देंगे कि हमने ये किया वो किया, तो जो भी है उसको देखेंगे। तो फॉलो अप उससे ऐसे लिया जाता है कि जैसे कुछ करके दिए कि आपके डिपार्टमेंट में ये सब हो रहा है, इस बंदे ने ये गलती की है, तो अपन रिपोर्ट बना के भेजिए, तो उसकी उस डिपार्टमेंट की ड्यूटी होगी कि उस जो भी है उसको देखे, जांच करे या एक्शन ले और 1 मंथ के भीतर फीडबैक रिपोर्ट दे दे, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट। नॉर्मल पब्लिक ने किया हो तो फिर उसको कोर्ट में भेज देंगे या फिर किसी मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए करके, या फिर थाने में भेज सकते हैं सीधा कि आप इसके ऊपर, क्योंकि जैसे पुलिस थाने में भेज सकते हैं ना, पुलिस ऑफिसर के पास या एसपी सर को कि इस बंदे ने ये किया है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए बोल के, सभी कर सकते हैं जहां से। लेकिन डिपेंड करे जैसे कि किस टाइप का है ना, कैसा है उसके ऊपर। और जो एनएचआरसी या एसएचआरसी है ना, इनको सिविल कोर्ट को जितने पावर मिले रहते हैं ना, इसको एज अ सिविल कोर्ट इसको सारे पावर मिले होंगे, तो ये खुद से फाइन वगैरह भी कर सकते, तो इसको सिविल कोर्ट में जितनी चीजें हैं तो सारे पावर इनको मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब अब मान लो किसी के साथ ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हुआ है टाइप लग रहा है, ठीक है, या उसको किसी कोई क्षति हुआ है, तो या तो जिस डिपार्टमेंट से है उस डिपार्टमेंट में उसको भेज देंगे कि इस बंदे के कारण इसको नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान का कंपनसेशन, तो कंपनसेशन के लिए भी उसको अनुशंसा कर सकते हैं कि आप इसमें इसको कंपनसेट करिए, ठीक है। कि एक होता है इंटरिम रिलीफ और एक होता है रिलीफ। और देखो एक जैसे अभी जांच चल रहा है और ड्यूरिंग द इंक्वायरी अगर हमें लगता है कि जो विक्टिम है उसको कुछ हेल्प चाहिए, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, इंटरिम कंपनसेशन, है ना, उस समय दे सकते हैं। और फिर बाद में जब फाइनल डिसीजन हो जाए तो उससे फिर उसको कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्या नुकसान हुआ है, उसके लिए फिर से ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर किसी के खिलाफ में कोई कार्रवाई करनी हो तो उसको कहाँ भेज देंगे, कोर्ट में, वहां पे उसका बकायदा जो भी अपना जुडिशियल होता है ना, आई मीन ट्रायल चलेगा, हाँ प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग के लिए वहां भेज सकते हैं। और कई लोग अगर अगर चाहे ना तो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या लगाते हैं, रिट लगाते हैं, तो रिट के लिए भी लोग जा सकते हैं अपना कि हाँ मेरा वायलेशन हुआ है। और यहाँ पे तो मैं देखती हूँ छोटी छोटी चीजें आती है ना, जैसे हमारे पास कंप्लेन आए, ठीक है, एकदम एकदम सिंपल सिंपल सी भी चीजें रहती है ना, तो उसमें अगर पुलिस एक्शन ले रही है या नहीं ले रही हो देखेंगे। और कुछ लोग तो हाँ मेरी बेटी को धमका रहे हैं बोल के, क्या कहते, मेरे पास जैसे एक कंप्लेन आया था कि उसमें कोई उसके साथ मारपीट कर रहा है या कोई उसको धमकी दे रहा है, तो उसकी कॉपी, कितनी कॉपी भेजे थे पता है, 16 जगह उसकी कॉपी भेजे थे, जितने कमीशन होते हैं सबके पास वो लोग भेज देते हैं। लेकिन आता फिर आखिरी में फिर घूम के कहाँ आएगा, थाने में जाएगा कि क्या इंक्वायरी हुआ है वहां से पता करो। तो चैनल वही रहता है कि जैसे थाने में आए, थाने से कंप्लेन क्या सॉल्विंग नहीं हुआ तो कहाँ वो करेंगे, करने को तो सीएसपी के पास करना चाहिए, सीएसपी नहीं है तो एडिशनल के पास करना चाहिए, लोग सीधा एसपी करेंगे, एसपी से भी अगर उनको थोड़ा भी लगा कि नहीं सेटिस्फाई नहीं है, सीधा डीजीपी को, पीएचक्यू, फिर सीधा महिला आयोग, मतलब ह्यूमन राइट्स कमीशन, वुमेन कमीशन, एस्ट्रोसिटी वाले कमीशन, और जितना जगह रहता है ना, मैं तो पूरा 16 जगह पॉइंट उसका था, तो इतनी जगह वो लोग कॉपी भेज देते कि वहां से कार्रवाई, लेकिन होता
हर जगह पे इतनी सारी कार्रवाई थोड़े चलेंगी एक ही चीज के लिए, तो वो लोग जहां से बिलोंग करता है जिसमें है वहां पे सर्कुलेट करते जाता है। अब मान लो किसी थाने का कोई कंप्लेंट होगा तो एसपी सर के पास आएगा, तो एसपी सर क्या करेंगे, खुद ही थोड़ी ना हर इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेट करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो किसको देंगे, थाने का हुआ है, थाने में अगर उस चीज को नहीं हुआ तो या तो डायरेक्टली थाने को बोलेंगे आप लोग इस पे एक्शन लो, आपने एफआईआर नहीं लिखा है तो एफआईआर लो, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं ये जो अपने पास आया है कंप्लेंट उसमें कुछ इंक्वायरी होनी चाहिए, तो किसको भेज देंगे, थाने के जस्ट ऊपर लेवल को, सीएसपी को भेजेंगे कि सीएसपी आप देखो आपकी टीआई ने क्या गड़बड़ी की है या क्या किया, आप इसमें इंक्वायरी करो और जो भी रिपोर्ट है मुझे वापस भेजो। तो ऐसे ही है, जितने भी कंप्लेंट आते हैं तो उसका जिस भी डिपार्टमेंट को होगा, ह्यूमन राइट्स के लिए तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट की चीजें रहेंगी ना, सब एक ही डिपार्टमेंट का होगा नहीं, तो जो भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट होगा वहां पे उसको भेज सकते हैं कि इसमें ये सारे तथ्य आए हैं तो आप क्या है बताओ, या फिर इसमें जो विक्टिम है इसको कंपनसेशन मिलना चाहिए तो आप उसको कंपनसेशन दिलवाओ, तो और डायरेक्टली उसके डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। अब सेम ऐसा ही इसका स्टेट जो ह्यूमन राइट कमीशन है ना उसका काम भी सेम ऐसा ही रहेगा। तो इसमें आप लोगों को मेन मेन कौन सा सेक्शन देखने में बताऊं, सेक्शन 3-4 में 3 में आप लोगों का कौन कौन रहेगा है ना, उसके मेंबर हेड कौन रहेंगे उसका लिखा हुआ है। सेक्शन 4 में जो अपॉइंटमेंट करने वाली कमेटी है उसके बारे में बताया हुआ है। सेक्शन 5 में उसका रिमूवल है। सेक्शन 6 में उनका जो ड्यूरेशन है कि कब तक काम करेंगे उसका है। सेक्शन 7 में अगर कोई नहीं है तो उसका। सेक्शन 12 है ना, 12, 13, 14, 15 ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन नंबर 19 और सेक्शन 20 में ये है कि जो भी कमीशन रहेगा वो लोग अपना पर ईयर अपना एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करेंगे, तो उसी एनुअल रिपोर्ट के बारे में सेक्शन 20 में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें तो आफ्टर इंक्वायरी जैसे अपन किसी को कोई सिफारिश किए या किसी को कंपनसेशन देना है या कुछ भी करना है किसी डिपार्टमेंट में भेजे तो उसको विद इन 1 मंथ उसका फीडबैक देना है कि उसका कितना फॉलोअप हुआ है कितना नहीं हुआ है। सेक्शन नंबर 19 पूरा आर्म्ड फोर्स में जो क्या प्रोसीजर होगा उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो आर्म्ड फोर्स में भी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ सिफारिश करेगा अगर कमीशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सिफारिश किया है उसको उन सिफारिशों में कितनी सारी चीजें एग्जीक्यूशन में आ चुके हैं कितने नहीं आए हैं उसका कितने दिनों में, 3 मंथ्स में, ठीक है। उसका 3 मंथ्स में उसको एक्नॉलेजमेंट मिलना है। और जो भी इसमें रिपोर्ट होगा या जो भी तो उसको वो लोग पब्लिश भी कर सकते हैं, बस इतना ही है। और आगे आप लोग देखोगे ना सेक्शन 21 से पूरा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो सेक्शन 21 में कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, सेक्शन 22 में उसी में ही है 22 में कि उसका अपॉइंटमेंट करने के लिए कमेटी कौन सी होगी, और सेक्शन 23 में रिमूवल क्या है, तो सेम ही है वैसे ही होगा, प्रोसीजर सेम रहता है। और उसमें उसमें प्रेसिडेंट थे तो इसमें गवर्नर, बस। अब इसमें एक है ह्यूमन राइट कोर्ट, तो ह्यूमन राइट कोर्ट क्या होता है ये अलग है ना, ह्यूमन राइट कोर्ट। तो देखो स्टेट गवर्नमेंट ना इसको कौन बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो हर स्टेट में बहुत सारे कोर्ट होते हैं और हर जिले में क्या सेशन कोर्ट होते हैं, तो किसी भी एक सेशन कोर्ट को है ना जो स्पेशल कोर्ट के रूप में जिसको डिफाइन नहीं किया गया हो, ठीक है, अगर स्पेशल कोर्ट बना दें तो उसको नहीं, तो किसी भी एक सेशन कोर्ट को जो स्पेशल कोर्ट नहीं बनाया गया हो उसको ह्यूमन राइट्स कोर्ट करके उसको एक्नॉलेज कर सकता है, कौन, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ताकि अगर कभी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कुछ ट्रायल या कुछ पेशी हो तो उसी कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग्स हो जाए। सेक्शन 36 की कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो इस कमीशंस के उसके एरिया ऑफ वर्क या उसमें नहीं आएगा, तो मतलब जो उसके अधिकार वाले जो क्षेत्र हैं उसी पे ही ये लोग काम करेंगे, जो इसके अधिकार के बाहर है, अब कोई स्टेट का है तो दूसरे स्टेट में वो नहीं करेगा,
स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है तो अपने स्टेट में करेगा, दूसरे जगह पे नहीं करेगा, मतलब अपने रेंज में ही इनको अपना काम करना वही है, ठीक है। किसी ने सद्भाव पूरा गुड फेथ में अगर कुछ काम किया हुआ है तो उस पे उसको उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। जैसे पुलिस किसी को, एक्चुअल में तो सबको फ्रीडम चाहिए ना, और लिबर्टी का राइट सबको है, लेकिन पुलिस किसी को पकड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस ने उसको पकड़ दिया तो उसकी लिबर्टी खत्म करे। हमने क्या किया है, गुड फेथ में लॉ के अकॉर्डिंग लॉ को फॉलो करते हुए किया है, तो हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। तो सरल है ये एक्ट, है ना, बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू।